नमस्कार सूर्य सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, पहले तो आपको और पूरे देश को, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। सर, बलरामपुर में योगी का बुलडोजर चल रहा है। वो जो हाजी मौलाना जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा है, उसके बड़े से महल पर। लेकिन दर्द हो रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के पेट में। देखिए अंजू जी, एक बहुत पुरानी कहावत है, जो व्यक्ति पेड़ लगाता है, यदि वो पेड़ कटता है तो सबसे ज्यादा दर्द उसी को होता है। ये जो अपराधियों के जो खेती की गई थी, वो समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस के शासन में। उत्तर प्रदेश में ये पिछले 40 साल से कन्वर्जन का काला धंधा कर रहा था और लगभग 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन इसके अकाउंट्स में अभी तक एसआईटी को मिल चुका है, एसटीएफ को मिल चुका है। और जो आप महल की बात कर रहे हैं, जिसपे इस समय में अभी लाइव जानकारी ये है कि 8 से ज्यादा बुलडोजर चल रहे हैं। 3 बीघा सरकारी जमीन के ऊपर जो तालाब की थी, उसके ऊपर उसने कब्जा किया। कब्जा करके अपना ये आलीशान महल बनाया, कन्वर्जन के जो पैसे से, जो बाहर से और जो अलग अलग मुजाहिदीन संस्थाओं से इसको मिलते थे, उसके माध्यम से। तो आज इसके इस काले साम्राज्य का अंत हुआ है। पुलिस के पास बहुत ही पुख्ता सबूत हैं, जो कि इसको कन्विक्ट कराने के लिए बहुत बहुत जरूरी थे। और मैं तो धन्यवाद करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी को, जिनकी पुलिस ने ये भांडाफोड़ किया है और इस प्रकार के काला धंधा करने वाले समाजवादी पार्टी और बसपा के द्वारा पोषित इस हाजी मौलाना जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा। सर, योगी जी ने तो अपने ट्वीट में यहां तक कहा है कि उसने देश विरोधी काम किया है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो इसके खिलाफ तो बड़ी सख्त धाराएं लगाई जाएंगी। देखिए, देश विरोधी तो कार्य है ही ना जी। आप मुझे बताइए, आप विदेशी फंडिंग अलग अलग अकाउंट्स में ले रहे हैं, मनी ट्रांसफर के माध्यम से, यूएसआईडी के माध्यम से, और उनका प्रयोग जो है वो देश विरोधी कार्यों में कर रहे हैं। और जो वो पैसा आ रहा है, अरब से आ रहा है या फिर और अलग कंट्रीज से आ रहा है, एक्सट्रीमिस्ट लोग जो भेज रहे हैं एक पूरे के पूरे सिस्टम से, तो वो कहीं ना कहीं आतंकवादी फंडिंग भी जुड़ेगी इसके अंदर। क्योंकि जिस प्रकार से ये माताओं बहनों को कन्वर्ट कराने के लिए एक सर्टन राशि, जैसे 18 लाख है, 20 लाख है, 22 लाख तक भी है, कन्वर्जन के लिए पैसा देता था, तो इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, कौन कीपिन है? बिगर राजनीतिक परिचय के ये हो नहीं सकता था। इसकी जड़ें इतनी जम चुकी थी कि ये प्रशासन को भी आंखें दिखा रहा था। वहां पर एक धार्मिक नेता के रूप में इसको समाजवादी पार्टी ने डेवलप कर दिया था। समाजवादी पार्टी के नेताओं की इसकी कोठी पे आना जाना था। वहां पर बड़ी बड़ी जो है वो इफ्तारियों की दावतें होती थी, बड़ी बड़ी रात को रंगीन जो है दावतें होती थी। तो ये सब जो है, ये सब अब पुलिस जानकारी में निकल के आएगा। और आपने देखा होगा कि इस प्रकार से समाजवादी पार्टी लोटे लोटे घूम रही है। इस झांगुर बाबा के, मैं बाबा नहीं कहूंगा, ये पीर झांगुर, ये झांगुर पीर कहा जाए इसको तो सही है। ये झांगुर पीर के जो मैं ये कहूं कि इस कुकृत्य को पकड़ में जब से आया है, उसके बाद से ये लगातार पूरी समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जमीन पे उतर गए हैं, किसी ना किसी तरह इसको डिफेंड कर रहे हैं। अभी एक डिबेट में था, वहां पे ये बोला एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कि जी ये जो है वो अवैध, जो आपने बुलडोजर चलाया, उसमें कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो गई। सोचिए, अपराधियों को बचाने के लिए ये कौन कौन से तर्क गढ़ रहे हैं। तब वहां जानकारी मुझे ये मिली कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसने रेवेन्यू डेटा जो है वहां पे जज साहब के सामने रखा, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से ये मामला चल रहा है। और जज साहब से परमिशन लेकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने वो जो कब्जे वाली जमीन है उसके ऊपर बुलडोजर डलवाया। तो ये आपके दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है कि प्रशासन जो है, कानून में यदि उनको कोई बंदिशें लगाई भी गई, तब भी योगी सरकार का प्रशासन इन अपराधियों पे कार्रवाई करने के लिए उन बंदिशों को भी पार कर रहा है। पर जी सर,
आप ये देखिए ना कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि देखिए हिंदू मुस्लिम करती है, योगी सरकार या मोदी सरकार मुसलमानों को टारगेट करती है, अ, बिना किसी कागजात के उसको आरोपी बना दिया, दोषी बना दिया। लेकिन वो ये सवाल नहीं और फिर यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर कोई मुसलमान अमीर हो जाता है तो उसको टारगेट किया जाता है। सर, ये किस तरह की दलीलें हैं? समाजवादी पार्टी की लोग क्या अपनी सरकार के कार्यकाल के वक्त में कैसे आतंकवादियों के केस वापस लेने की कोशिश हुई थी, वो भूल गए? देखिए अंजू जी, आप जो कह रही हैं वो 100% सच है। इनके शासनकाल में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था। आज योगी जी के शासनकाल में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। उसके अलावा इनके शासनकाल में पुलिस जो है वो थानों में आजम खान की, जो मैं ये कहूँ, भैंस ढूंढती घूमती थी। और आज की पुलिस जो है वो हर गली चौराहे पे आतंकवादी, घुसपैठिए, अपराधी और जो लड़की छेड़ने वाले शहूदे हैं उनका इलाज करती घूमती है। आपने सही बोला, 2013 के अंदर समाजवादी पार्टी सरकार ने 14 केस जो हैं वो वापस लिए थे। कोशिश की थी वापस लेने की, ले नहीं पाए थे। उसके अंदर मैं आपको जानकारी दे देता हूं। उसके अंदर एक तो था आपका दशाश्वमेध घाट पे जो हमला हुआ था आतंकवादी का, उसके अंदर प्रेशर कुकर बम के प्रयोग किया गया था। उसका जो आतंकवादी था उसको अभी कन्वर्ट किया गया है। उसके अलावा सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए थे अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे कानपुर है, बनारस है, और मैं आपको बता दूं कि बाराबंकी है, गोरखपुर है, बिजनौर है, रामपुर है, और संकट मोचन जो है रेलवे कैंट पर, वहां पे भी ब्लास्ट हुआ था। ये सभी ब्लास्ट में जो आतंकवादी थे, जो चौदह केस थे इन आतंकवादियों के ऊपर, वो सभी आतंकवादियों के केस 2013 में अखिलेश सरकार वापस ले रही थी। तो ये आतंकवादियों को बचाने वाली सरकार है। आज जो इनका इस समय में व्यवहार है वो ये दिखाता है कि इनको कितनी परेशानी हो रही है, जब योगी सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के माध्यम से इन आतंकवादी, इन भ्रष्टाचारी, इन गुंडों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। इन्होंने, मैंने शुरुआत में कहा था ना कि जो व्यक्ति पेड़ लगाता है उसको काटा जाए, विष का पेड़ लगाया जिसने, उसको दर्द तो होगा ही ना जी जब विषाला पेड़ कट रहा है। तो उत्तर प्रदेश में अब जिस प्रकार की जो जो सरकार है वो जीरो टेररिस्ट टॉलरेंस नीति पे है। अब इन सभी का कारण है कि आज सपा के जितने भी प्रवक्ता हैं वो किसी ना किसी माध्यम से कैसे ना कैसा कुतर्क गढ़कर किसी ना किसी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। मैं आपको याद दिला देता हूं कि जब अखिलेश यादव ने सत्ता संभाली थी, उस समय में अखिलेश यादव का एक नारा था, ये नई सपा है और ये नया नया युवा नई सपा, ठीक है। लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि अतीक, अहमद, मुख्तार और आजम के बिगैर इनकी सरकार नहीं चल सकती, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के बिगैर इनकी सरकार नहीं चल सकती। यही कारण रहा कि इन्होंने फिर वापस माफियाओं की तरफ रुख कर लिया, क्योंकि भैया मेरा वोट बैंक ही ये है, अपराधी ही मेरा वोट बैंक है, एक्सट्रीमिस्ट ही मेरा वोट बैंक है, देश के टुकड़े करने वालों का समर्थन करने वाले ही मेरा वोट बैंक है। तो मजबूरी में उन्होंने अपनी राजनीति जो है दोबारा से उस तरफ डाल ली। एक बात और, आपको याद होगा कि अतीक अहमद ने कब्जा किया था प्रयागराज के अंदर, नैनी है और 2-3 जगह और है, चकेरी वगैरह 2-3 जगह है, जहां पर कि गरीब लोगों की प्रॉपर्टीज पे कब्जा किया। आज योगी सरकार ने उन प्रॉपर्टीज को खाली कराकर उनके ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से सैकड़ों गरीबों को मकान दिए जो छत नहीं थी जिनके पास। तो ये फर्क है और यही फर्क आज भी दिख रहा है जी। पर सर, आप ये देखिए ना, इनकी दलील होती है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही है योगी सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने तो बुलडोजर चलाने पर रोक लगा रखी है। ये भूल जाते हैं सर कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है तो उसको नोटिस देकर 15 दिन के अंदर गिराया जा सकता है। ये बातें याद नहीं रहती इनको, आधी बातें याद रहती हैं सुप्रीम कोर्ट की। इनको याद सारा रहता है, लेकिन वो कहते हैं ना, मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू, वही स्थिति इनकी है। इनको ये पता है कि 15 दिन का नोटिस देकर प्रशासन कहीं पर भी किसी भी अवैध निर्माण को गिरा सकता है, लेकिन अपनी रोटियां कैसे सेकेंगे वोट बैंक की, कैसे बताएंगे कि हाँ हम सब तुम्हारे सबसे बड़े रहनुमा हैं, हम हैं तो तुम्हारा रक्षक खड़ा है, अगर हम नहीं होंगे तो तुम्हारी रक्षा कोई और नहीं करेगा मोदी और योगी से। लेकिन
जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि ये जो बुलडोजर चले हैं, इन बुलडोजरों की स्वीकृति जो है खुद जिला जज ने दी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अटेस्टेड सत्यापित प्रूफ के आधार पर कि ये जो कब्जा है, ये कब्जा 3 बीघे पर है, और ये 3 बीघे पर जो आलीशान जो कोठी बनी हुई है, उस आलीशान कोठी के अंदर जो जमीन है वो जमीन तालाब की थी और ग्राम सभा की थी, जिसके ऊपर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई आज प्रशासन ने की है। और एक प्रश्न और उठता है, प्रश्न ये बार बार उठाते हैं कि आखिर कोई अपराधी अगर है तो अपराधी को आपने पकड़ा और उसके बाद फिर बुलडोजर क्यों चला दिया आपने? ऐसा क्यों है कि आप अपराधी को पकड़ते हैं फिर बुलडोजर चलाते हैं? तो भैया मेरे, स्पष्ट है कि जो अपराधी होगा उसके आर्थिक तंत्र तोड़ना प्रशासन का स्वयं कर्तव्य है। जब अर्थतंत्र टूटता है किसी अपराधी का, उसके बाद वो पंगु हो जाता है, विकलांग हो जाता है। अगर उनका अर्थतंत्र नहीं टूटता तो वो कानूनी दाव पेच में अड़कर और लड़कर किसी ना किसी तरह अपने बचाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए प्रशासन जो है योगी सरकार का, वो अपराधी को विकलांग कर देता है ताकि वो दोबारा सोच भी ना सके किसी भी तरह का कोई अपराध करने के लिए। सर ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि 4 दशक से इसका ये काम चल रहा था, धंधा चल रहा था, अब जाकर क्यों राज्य सरकार को पता चला, अब जाकर जांच एजेंसियों ने कार्रवाई क्यों की सर? मतलब ये तो सर अजीबोगरीब बातें हैं। अब जाकर कम से कम पता तो चला। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो कभी पता ही नहीं चलता। अंजू जी, 18 से ज्यादा कंप्लेंट शिकायतकर्ता आए जिन्होंने बताया कि इस प्रकार से उनको प्रलोभन देकर धर्मांतरण करने की कोशिश की गई, धर्मांतरण कराया गया। और जब इसकी जानकारी लगी पुलिस को तो पुलिस ने एकदम से इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करी। ये पिछले 1.5 साल से इनको ट्रैक कर रहे थे, और पिछले 1.5 साल से ट्रैक कर रहे थे, और एक रिपोर्ट के अनुसार, एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट के अनुसार तो ये भी था कि इनके अकाउंट्स को बहुत दिनों से मॉनिटर किया जा रहा था, कहां से पैसा आ रहा है, कौन पैसा भेज रहा है, और ये पैसा किस प्रकार से निकालते हैं, ये पैसा किस प्रकार से धर्मांतरण करने वाले लोग जो इनके इनके एजेंट्स हैं उनके पास पहुंचवाते हैं, और इतनी भारी मात्रा में ये कैश किस किस तरीके से निकाल पाते हैं। तो वो जो गोरख धंधा था, जो इंद्रजाल था, उसको समझने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने समय लिया, और जब इनके पास पुख्ता सबूत हो गए, 100 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन है अंजू जी, 100 करोड़ मतलब 1 अरब रुपया, और लाखों लोगों को इसने जो है वो धर्मांतरित कर दिया। किसी बच्ची के लिए 15 लाख, किसी के लिए 20 लाख। इसमें लव जिहाद का भी एंगल निकलेगा अंजू जी, मैं आपको बता रहा हूं कि ये मुस्लिम युवाओं को पैसे की फंडिंग होती, और उस पैसे की फंडिंग के आधार पे वो अलग अलग तरीके से विलासितापूर्ण जिंदगी जीने का झांसा देके हिंदू बच्चियों को बहला फुसला कर लेके आते और फिर उनका धर्मांतरण कर देते। ये लव जिहाद, धर्मांतरण, उसके अलावा आतंकवादी गतिविधि और टेरर फंडिंग, ये 4-5 मामले इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। एक मामला नहीं है, आप ये समझे केवल धर्मांतरण नहीं, इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि आतंकवादियों के पास भी पैसा पहुंचा है। जो आतंकवाद स्लीपर सेल्स जिसे कहते हैं हम लोग, पता है ना आपको स्लीपर सेल्स क्या होते हैं? वो लोग जो कि किसी कट्टरपंथी वैचारिक विचारधारा से ओतप्रोत होते हैं, लेकिन वो शांत रहते हैं, और जब कभी उनके आकाओं के आदेश आते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और फिर छुप जाते हैं। तो जिस प्रकार से अभी पहलगांव में हुआ था, आपने देखा था, वो स्लीपर सेल थे, 2 उसके अंदर हिंदुस्तानी कश्मीरी निकले थे, वो स्लीपर सेल थे, वो कार्य करते थे घोड़ा चलाने का, लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी आकाओं का आदेश मिला वो लोग एक्टिव हो गए, उन्होंने उनको स्थान दिलवा। तो ये एक स्लीपर सेल का भी मॉड्यूल इसके पास में है, लव जिहाद का मॉड्यूल भी इसके पास में है, उसके अलावा धर्मांतरण का मॉड्यूल भी इसके पास में। ये एक बहुत बड़ा रैकेट था, जिस रैकेट का भंडाफोड़ करने में पूरे सबूतों के साथ, केवल बातों पे नहीं कि हाँ पता चल गया कि इसने किया, सबूत, डिजिटल सबूत, रिकॉर्डिंग्स, लाइव लोकेशंस, फोटोज, वीडियोस, बैंक स्टेटमेंट्स, जिनको पहुंचा उनके पास कैसे पहुंचा पैसा, पूरा एक सिस्टम जो था इन्होंने डेवलप कर रखा। तो सिस्टम को समझकर एजेंसियों ने पहले उस सिस्टम को ब्रेक किया, फिर इनको अरेस्ट किया, और अब अंतिम कार्रवाई के रूप में इनका जो वो था ना काला महल, उसके ऊपर बुलडोजर चला। और सर यहाँ पर हवाला से भी लेन देन जरूर हुआ होगा, क्योंकि इतनी रकम कैश में लड़कों तक पहुंचाने, जो लव जिहाद कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं, तो हवाला के साथ भी इनके तार जुड़े होंगे। मैं यही कह रहा हूं ना आपको, हवाला भी है, बैंक ट्रांजेक्शन्स भी हैं।
100 करोड़ से ज्यादा की तो बैंक ट्रांजेक्शन निकल के आई हैं अलग अलग कंपनीज में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी हैं बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो शेल कंपनीज हैं जिनके माध्यम से विदेशों में दिखाया जाता है कि एक्सपोर्ट होता है, जबकि एक्सपोर्ट कुछ नहीं होता और वहां से उसका पैसा आ रहा था। इस प्रकार का कोई मॉड्यूल था, जैसे कि हम यहाँ पर कहें कि हम जो है बासमती राइस जो है बाहर भेज रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं, यूएई भेज रहे हैं। अब वहां पर हम खाली कट्टे भेज दें जिनमें भूसा भर के भेज दें, और वहां से उसकी एवज में जीएसटी कट के पैसा आता है अकाउंट में, और वो पैसा जो है वो व्हाइट हो गया, उसको डिलीवर कर दिया। इस प्रकार की भी ट्रांजेक्शन इसमें निकल रही है। तो ये जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल को बहुत ही फूल प्रूफ तरीके से बनाया गया था, जिसके कारण ये इतने दिन तक सरवाइव कर गया। इसमें राजनीतिक रूप से समाजवादी पार्टी का पूरा हाथ है। अखिलेश यादव और मौलाना हाजी जलालुद्दीन के अपने संबंध भी हैं। और बताऊं, जो संभल का जो सांसद है, जो कौन सा नाम बोल रहा, जियाउद्दीन बर्क है, जियाउर रहमान बर्क, या उसका भी, और जो विधायक है उनका भी इससे संबंध निकलेगा, क्योंकि बलरामपुर और संभल की दूरी ज्यादा दूर की नहीं है, और ये अपने क्षेत्र का जाना माना मौलाना था, और ये उस मस्जिद में आना जाना था। और इसके अंदर संभल के सांसद की भी जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो कहीं ना कहीं उसका भी हाथ निकल के आएगा। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता इसमें इन्वॉल्व हैं, तभी आज समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट पे खेल रही है इसको डिफेंड करने के। और सर अभी आपको याद होगा लखनऊ में भी एक अवैध फैक्ट्री मिली थी जहां पर 300 गन थे और 20 कट्टे कारतूसों के भरे हुए मिले थे। आप सोचिए वहां पर भी जो शख्स था वो उसी जमात का था ना। और इससे पहले आपको याद कीजिए मदरसे में नोट छपाई का काम चल रहा था, फर्जी नोट। प्रयागराज में महाकुंभ से पहले वो उसका भंडाफोड़ हुआ था। तो फिर सर ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं इन सबका आपस में कनेक्शन तो रहता ही होगा। अंजू जी, आपको एक चीज आप मिस कर रही हैं। जो लखनऊ में अवैध हथियारों की फैक्ट्री मिली थी, उसको कानूनी सहायता दिलवाने का काम अखिलेश यादव की ही टीम कर रही है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अखिलेश यादव और जमीयत उलेमाए हिंद मिलकर इस प्रकार के जितने भी आतंकवादी उनको कानूनी सहायता उपलब्ध कराता है। जमीयत उलेमाए हिंद प्रत्यक्ष रूप से और समाजवादी पार्टी अप्रत्यक्ष रूप से इन आतंकवादियों के साथ है। सरकार में थे तो 14 आतंकवादियों को बरी करने की पूरी कोशिश की, वो तो हाई कोर्ट का भला हो जिन्होंने नहीं होने दिया। लेकिन जमीयत उलेमा हिंद 2007 से अब तक 200 से ज्यादा आतंकवादी गतिविधियों में संदिग्ध जो संलग्न लोग थे उनको बेल कराने में जो है वो सफल हो गया। तो ये एक नेक्सस है, पूरा का पूरा एक पूरा इकोसिस्टम है। ये जो मौलाना जियाउद्दीन बकर है, जलालुद्दीन है, बहुत बेबाकी से जो ये कार्य अपना कर रहा था। कारण यही था कि ये दीन का काम है, कन्वर्जन का काम दीन का मानते हैं। इस प्रकार की चीजें जो हैं ये जो हो रही थी, इसको जानकारी वहां पर समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से थी। सुरक्षा एजेंसियों के पास जैसे ही कंप्लेंट्स पहुंची, एजेंसियों को पता चला कि ऐसा गोरख धंधा चल रहा है, उन्होंने इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया, सर्विलांस पे डाला, और अब जब प्रूफ मिले तो जेल में ढोस दिया। जेसी में है आज की डेट में जियाउद्दीन, जो भी झांगूर मौलाना जो है ये। और एक और बात, अभी तो उन सभी लोगों का डेटा आना बाकी है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लाखों में है अंजू जी, लाखों में है वो लोग, वो बच्चियां जिनका धर्मांतरण किया गया। और धर्मांतरण करने के बाद ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी मामला निकलेगा, क्योंकि उन बच्चियों को अरब और आईएसआईएस और सीरिया और इराक भेजा गया है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके दर्शकों को पता होना चाहिए कितने बड़े स्केल के ऊपर ये किस प्रकार का कन्वर्जन हो रहा था। हिंदू बच्चियां जो हिंदू माँ बाप ने पैदा करी, 18 साल की हुई, उनको लव जिहाद में फंसाया। लव जिहाद में फंसाने के बाद पैसे के लालच से उनका निकाह किया गया, फिर वो गर्भवती हुई तो फिर उनका हलाला कराया गया। हलाला कराने के बाद दूसरे व्यक्ति के पास भेजा गया, फिर तीसरे व्यक्ति के पास भेजा गया। कुछ को यहाँ पर वेश्यावृत्ति में ढकेल दिया गया, कुछ को आतंकवादी मानसिकता से ब्रेन वॉश करके आईएसआईएस के पास भेज दिया गया, और कुछ लोगों को जो है वो आतंकवादी गतिविधि में ऐड कर दिया। ये पूरा मॉड्यूल है ये, और जब निकलेगा तो आपकी और हमारी आंखें फटी की फटी हो जाएंगी। जिस प्रकार से अजमेर कांड हुआ था, और वहां पे रिकॉर्ड में तो 100 लड़कियां हैं, लेकिन कम से कम 900 से ज्यादा बच्चियों ने जो है अपनी सुसाइड भी की थी, और जो उनका रेप हुआ था। तो ये मॉड्यूल है इन लोगों का।
आप सही कह रहे हैं सर कि अभी तो पेंडोरा बॉक्स खुला है। अभी तो और भी बहुत सारे राज खुलकर सामने आएंगे और इसीलिए यूपी एटीएस को बहुत सख्त धाराओं के खिलाफ जमालुद्दीन और इसके बाकी साथियों के खिलाफ केस दर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि एक जमात बैठी है इनके खिलाफ, इनके लिए कानूनी पैरवी करने के लिए, इनको जमानत दिलाने के लिए। तो वो सारी चीजें भी ध्यान में रखकर योगी सरकार को इसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि ये मामला एक नजीर बने। सर, आपने समय निकाला, बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय जय श्री राम।